बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रवान तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर। आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी फैसला रकम किया है और आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये पहला ऐसा फैसला हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे के ऐवान इक़्तिदार से बाहर निकाला जा रहा है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी वज़ीर आज़म को तलब कर रखा था। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ देना शुरू की थी जजों को और अदलिया के खिलाफ तनकीद शुरू कर रखी थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने, तो आज एक बड़ा अहम फैसला आया है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से। उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया है और उनके फैसले में यह भी कहा गया है कि वो 2 साल तक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबर भी नहीं बन सकेंगे। ये उनका एक तारीखी इकदाम करार दिया जा रहा है हाई कोर्ट की जानिब से। हम भी इस फैसले को सराहते हैं। इसी सूरत हाल पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब और यासर आरिफ साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, यासर आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब, दुरानी साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि ये जो आज का फैसला है हाई कोर्ट का और जो सुप्रीम कोर्ट में फिर तनवीर इलियास साहब पेश हुए, उन्होंने उनको 2 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है कि आप 2 हफ्तों में अपना जवाब जमा करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो हाई कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में जो हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की नाअहली की है वो आपने पढ़ा होगा फैसले में कि वज़ीर आज़म ने खुद कन्फेस किया। जो हाई कोर्ट ने उनसे सवालात किए, जब हाई कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया था कि असालतन वज़ीर आज़म खुद पेश हों, तो पहले तो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि मैं हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा क्योंकि मुझे किस कानून के तहत बुलाया जा रहा है और किस तरह हाई कोर्ट मुझे तलब कर सकती है। अलबत्ता कुछ मशीरों के और फिर लोगों की मशावरत के बाद उन्होंने जब ये फैसला किया, वो बजरिया हेलीकॉप्टर वो मुजफ्फराबाद आज पहुँचे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनसे हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जो ये बात पूछी कि आपने जो अदलिया की तौहीन की है, आपने जो बयानात दिए हैं, तो उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म के 3 क्लिप्स चलाए जो आपने हाई कोर्ट के अंदर चलाए गए और वज़ीर आज़म ने हर बात का जवाब हाँ में दिया कि जी ये मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात, लेकिन साथ साथ वो इस पर माफ़ी भी मांगते रहे और माजरत भी करते रहे कि मैं इस पर भी माजरत चाहता हूँ, इस पर भी माफ़ी मांगता हूँ। तो लेकिन जब वो उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया, जब एक शख्स अदालत में पेश हो जाए और फिर वो इतराफ जुर्म कर ले, तो उसके बाद फिर जाहिर है अदलिया के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती थी कि वो इस किस्म का फैसला देते। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ। आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी पहले वज़ीर आज़म थे जिनको अदलिया से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नायल किया था तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार देकर। तो आज़ाद कश्मीर में भी ये पहले वज़ीर आज़म होंगे सरदार तनवीर इलियास जिनको पहली बार जो है वो तौहीन अदालत के केस में वो नायल हुए और 2 साल के लिए वो मेंबर असेंबली के लिए भी अब इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो इसमें अब आप देखें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो साबिक थे, अब हम उनको साबिक वज़ीर आज़म कहेंगे इस वक्त, तो क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं है। और इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट में उनको थोड़ा सा माहौल अच्छा लगा कि शायद वहाँ के जजेस ने उनको 2 हफ्ते का टाइम दे दिया अपना जवाब जमा कराने के लिए और वो शायद इस चीज़ को रिलीफ समझ रहे थे। लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर अभी वज़ीर आज़म पर हाई कोर्ट का फैसला लागू हो चुका है और वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले में लिखा है कि आप यहाँ जितनी देर में आप यहाँ मौजूद हैं आपकी सजा पूरी होगी। इसका मतलब है कि सजा भी पूरी होगी और सजा दे भी दी गई और वो पूरी भी होगी। इस पर राजा फारूक हैदर साहब जो काबीना भी जो है वो भी तहलील हो गई है ना? नहीं, काबीना नहीं तहलील हुई। देखें एक्ट 74 का जो जिसमें 13वीं तरमीम की गई थी उसमें 17 जो शिक है 17 नंबर, उसकी शिक 1 जो है वो ये कहती है कि जब वज़ीर आज़म फोत हो जाए या वज़ीर आज़म को अपना ऑफिस वज़ीर आज़म को ऑफिस काम करने से रोक दिया जाए या सीज कर दिया जाए उसको, तो फिर उसके बाद मोस्ट सीनियर मिनिस्टर जो होता है वो सदर जो है उसको कॉल ऑन करता है और सदर जो है वो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर को कहते हैं कि वो टिल दी प्राइम मिनिस्टर जो नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उस वक्त तक वो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो ख्वाजा फारूक साहब जो इस वक्त मोस्ट सीनियर मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त जो है अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है तो फिर तो
शायद ये केस चलेगा और फिर इस पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड कर सकती है, उनके पास इख्तियार है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देती तो फिर दो सूरतें इस वक्त टाइमिंग देखें आप राय साहब कैसी है कि जो एक्ट 74 में तरमीम हुई, इसमें दो किस्म की बातें लिखी हैं। एक ये कि वज़ीर आज़म का ऑफिस खाली हो जाए, वज़ीर आज़म किसी वजह से परफॉर्म ना कर सके, वो नायल हो जाए या जो भी उसको बीमार हो जाए या फोत हो जाए, तो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर जो है वो एक्ट करेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और भी लिखा हुआ है कि अगर इस दौरान असेंबली सेशन में हो तो फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब उसी सेशन के दौरान हो सकता है। और आपने देखा कि पिछले कई मंथ से ये असेंबली इजलास चल रहा है और असेंबली इजलास पर तनवीर इलियास साहब को बहुत एतराज होता था कि ये क्यों चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है और क्या इसके पीछे मकासद है। अच्छा, इसके आज आप देखें, आप ये देखें ये कड़ियां कैसी मिल रही हैं। उधर से वज़ीर आज़म नायल होते हैं, उधर से असेंबली सेशन 13 तारीख को जो है वो पहले से मुलतवी हुआ है कि 13 अप्रैल को दोबारा होना है। तो इस असेंबली सेशन में भी वज़ीर आज़म का इंतखाब हो सकता है। अभी कल का दिन बाकी है, इस दौरान जो है अगर अपील मैं अगर आपकी बात समझूं कि प्री प्लान तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, प्री प्लान नहीं है, लेकिन देखें हालात वज़ीर आज़म जो साबिक थे तनवीर इलियास साहब, उन्होंने खुद पैदा किए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद कुछ हमलावर हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत पर खुद ही हमला किया, हालांकि उनको निकालने के लिए 100 जतन किए जा रहे थे। वो पार्टी एक्ट जो है वो लाया गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग को शायद 13 तारीख को वो भी हाई कोर्ट में उसकी समाअत होनी है, तो उसके तहत मेंबरान असेंबली को आज़ाद करने की भी कोशिशें की जा रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म ने खुद ही एकदम एक मौका फराम किया और खुद ही वो जो है ना वो समझ लें कि उन्होंने खुद कुछ बम हमला किया तो अपनी हुकूमत खत्म कर ली। अच्छा, मैं यासर आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये हाई कोर्ट का फैसला आया है और हमने देखा कि फैसले को बड़ा सराहा जा रहा है, जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि उन्होंने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है तनवीर इलियास साहब ने, क्या कहेंगे आप? 100% दुरुस्त बात किया। दुरानी साहब ने सारा जो है ना समंदर को पोजे में बंद कर दिया है। इसके अंदर सारा अहाता मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने खुद बार बार ऐसे मौके दिए और खुद वो कहता है आ बैल मुझे मार। उन्हें एक नहीं तकरीबन 4 बार अदालतों के साथ उन्होंने अपने सींग अड़ाए। सबसे पहले उन्होंने गुज़िश्ता बरस जो है ना बजट स्पीच के अंदर जजिद को ललकारा और उन्हें ये बात कही कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रे एरिया के अंदर कहीं जो है ना वो कानून की इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो सिर्फ जजिद कर सकते हैं, इससे ज्यादा। यानी वो अदलिया को बाहर ये कहते रहे कि आपको आपकी डोमेन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, आप कौन होते हैं, आप हमारे मामलात में मुदाखलत करें। यानी वो बारहा उनके साथ टकराव के माहौल पे जाते रहे। फिर मीरपुर में उन्होंने जो किया, फिर उसके बाद इधर आके उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर फिर स्वीट होम्स के अंदर फिर ललकारा और फिर यहाँ तक कह दिया अदलिया की बल्कि तौहीन नहीं बल्कि उन्होंने तज़हीक तक चले गए। पार्लियामेंट के बाहर भी साफियों से गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि मैं जहां कदम रखता हूं वहां से धुआं निकलता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल मैंने पाँव रखा है और धुआं उठना शुरू हो गया है। यानी कल पार्लियामेंट के बाहर तो उन्होंने फिर अदलिया को जो अदलिया तनकीद बनाया, यानी वो मुसलसल ये अमल करके इस बड़े हमारे जो इदारे को, अदलिया का जो इदारा है हमारा एक आईनी और कानूनी इदारा है, उसको ये हदफ तनकीद बना के उन्हें दावत देते रहे कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और बिलाखिर उनके साथ यही हुआ। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी कि आप हमारी डोमेन में आएंगे और आप ये समझेंगे हम आपको छोड़ेंगे, हमारी डोमेन से अंदर आके आप खेलेंगे, भाई आपकी अपनी डोमेन है उसमें रहें आप। बिल्कुल ऐसे। और ये बात साबिक जो चीफ जस्टिस हैं अदालत उज़्मा के, वो जब इन्होंने पहले अदलिया के बारे में बात की थी कि मुझे कहा जा रहा है कि कहा गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है आप रेफरेंस भेजें, उन्हें फारिग करें, तो इस पे उन्होंने वापस उन्हें जवाब दिया था कि भाई आपके पास अगर कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं तो चीज हमें भेजें, हम इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज देंगे, लेकिन आप बाहर से होकर जिस तरह हमें ललकार रहे हैं, हमें पता है कि हमारी डोमेन क्या है। और आज फिर अदालत आलिया ने प्राइम मिनिस्टर को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को यह बात बताई कि हमारी डोमेन क्या, और उन्होंने फिर वहां पर से रिएक्ट किया और ऑन स्पॉट कहा जाता है, लोग बता रहे हैं कि उनके वहां पे आंसू निकल गए। फिर जब आप अपनी डोमेन से बाहर निकल के दूसरे आईनी इदारे की डोमेन के अंदर जाके खेलेंगे तो वापस वो आइन और कानून के तहत आपको रिएक्ट करेंगे। दुरुस्त कहा आपने कि ये इस वक्त सोशल मीडिया पे उसको सराहा जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर अभी भी अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब अपने ऑफिस के अंदर बैठ के अपनी सोशल मीडिया टीम और बाहर से कुछ जर्नलिस्ट जो उनके साथ हैं
उनके ज़रिए उन्होंने ट्विटर पे बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की अदलिया के इस फैसले के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करवा दी है। मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी शख्सियात है पाकिस्तान की, अभी खोसा साहब का एक ट्वीट आया है, इसी तरह राजिक एडवोकेट साहब का ट्वीट हमने देखा है। तो कुछ फेक ये तो ट्वीट भी और, जो है ना और अपने साथ वो जुल्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मैंने देखा था, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह पाकिस्तान में हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है तो उनको चाहिए कि वो अदलिया की तज़ीक ना करें बल्कि उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर भी आप अपनी उस रवश से बाज नहीं आ रहे। अब खुद बोलने के बजाय उन्होंने अपनी मीडिया टीम से ये ट्वीट्स और इस तरह की चीजें करवाना शुरू कर दी हैं, जिसका अभी चूंकि दुरानी साहब ने जिस तरह कहा कि अदालत उज़्मा में अभी उन्होंने दरखास्त अपनी दायर की है, तो लेकिन अगर उनकी रवश यही रही, अदलिया को रिपोर्ट्स पहुंचती रहेंगी, तो आइन मुमकिन है कि अगर कहीं कोई रिलीफ के उनके चांसेस हैं थोड़े बहुत, तो वो भी उनके जो है ना मफकूद हो जाएं और वहां पर से भी उनकी जो उम्मीद उन्हें थोड़ी बहुत नजर आ रही है उस पर भी वो बरामद वो ना हो सके। तो अच्छा, हमें एक और खबर मिली है कि राजा अमजद परवेज साहब जो हैं सेक्रेटरी सर्विसेज, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बड़ा यकीन दिलाया है कि आप ये मामला मुझ पे छोड़ दें और मैं जानूँ, अदलिया जानूँ, और मैं इसको डील कर लूंगा, किसी ना किसी तरीके से मैं ये डील कर लूंगा। हमारे ज़राए ने ये हमें राय साहब, मैं इसमें मैं थोड़ा सा आपको गुजारिश करूँ कि कोई भी ऐसा जो है ना, वो ज़ाहिर है अदलिया और हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान कोऑर्डिनेशन होता है, आपस में इनका राब्ते होते हैं, मामलात होते हैं। हम भी हुकूमत में रहे, हम भी जो है वो बैकडोर चैनल यूज़ करते होते थे, क्योंकि आप बराह रास्त जो है जजिस को धमका नहीं सकते। जजिस को आप अगर आप जुडिशरी को धमकाना शुरू कर देंगे तो फिर जुडिशरी नहीं रहेगी। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वो मुल्क रियासत कायम नहीं रह सकती। लेकिन बात यह है कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, मैं ये समझता हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब, उनसे और उनकी टीम से बड़ी गलतियां हुई। बिल्कुल, अगर जो इश्यूज उनके थे वो ऑफ द रिकॉर्ड जाके चीफ जस्टिस साहब के घर जाके उनसे रिक्वेस्ट करके मिल के उनको बता सकते थे कि हमारी गवर्नमेंट के लिए ये प्रॉब्लम, ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो शायद चीफ जस्टिस साहब उनको रिलीफ दे देते। क्योंकि जब आप देखें, अब ये तनवीर इलियास की बात नहीं है, ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की बात है। मैं वो बात उस दिन भी मैंने आपको कही थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कोई भी हो, तनवीर इलियास हो, चौधरी मजीद फारूक, हैदर सरदार अतीक, कोई भी हो, हमारे लिए वो मैटर नहीं करते, शख्सियात मैटर नहीं करती, रियासत मैटर करती है। रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मैटर करता है। अब हमें रियासत की जो चेयर है, जो कुर्सी है, उसकी फिक्र पड़ गई थी कि रियासत जो है वो अब उसकी जो सवालिया निशान उठ रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर्स के ऊपर, चीफ एग्जीक्यूटिव के जो कंडक्ट था उसके ऊपर। ये तनवीर इलियास साहब की बात हम करते ही नहीं, हम तो उनके हमेशा नाक़िद रहे हैं, हम अभी भी उनके नाक़िद हैं और पहले भी थे जब वो वज़ीर आज़म थे। हम उनके साथ हम उनको कहते थे कि आप रियासत के मामलात को रियासती हवाले से चलाएं, रियासत के तरीके से चलाएं, इसको बिजनेस एम्पायर के जरिए ना चलाएं। अब ये था कि आज अगर वज़ीर आज़म साबिक़ जो है वो तनवीर इलियास साहब थोड़ी बहुत भी समझदारी का मुजाहरा करते और वो जाके अपना मौक़िफ़ इस तरह बयान कर सकते थे अदालत आलिया में कि ये जो बयानात हैं ये मैंने ब्यूरोक्रेसी का धुआं निकालने के लिए दिए थे। जो ब्यूरोक्रेसी अपने ऑर्डर्स के खिलाफ खुद स्टे लेने आती है, आप देखें ना कि मुझे डायरेक्ट तो चीफ जस्टिस स्टे नहीं दे सकते जब तक मैं खुद ना जाऊं अदालत में, और जब मैं जाऊंगा तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपने रूल्स में तब्दीली करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म को किसी ने यह नहीं बताया कि आप अदलिया पर तनकीद करने के बजाय अपनी हुकूमती मामलात को, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। हुकूमती मामलात क्या थे कि अगर वो ये क्या रूल्स में तरमीम कर देते या बिजनेस इसमें नोटिफिकेशन जारी कर देते कि एक मुलाजम जब उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी तो 6 महीने तक वो अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर जाए तैनाती पे हाजिर होगा, 6 महीने के बाद उसको, ये रूल्स में मौजूद भी है, अदलिया स्टे उस वक्त जारी करती है, अदलिया उस वक्त किसी को रिलीफ देती है जब वो आप हुकूमत बार बार किसी का ट्रांसफर कर रही हो। आप फयाज अब्बासी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, इस वक्त टॉप सीनियर ऑफिसर हैं और ACS डेवलपमेंट भी हैं, उनका आपको पता है पिछले 1.5 साल में 8 दफ़ा ट्रांसफर हुआ और उनको कई लोगों ने कहा कि आप इसमें स्टे ले लें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मैं इतने बड़े लेवल पे आके ग्रेड 22 में आके मैं अदालत में जाऊंगा, ये हुकूमत की बदनामी है। हुकूमत की आपका कहने का मकसद ये है कि उनको उनके मशीरान ने मनवाया है, उनको अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं था। अगर उनको अच्छा नहीं, वज़ीर आज़म साहब तो किसी का मशवरा मानते भी नहीं है, बिल्कुल उनको तो अपने वो ये समझते थे, मैं भी सरदार अतीक साहब की तरह वो भी अकले कुल अपने आप को समझते थे। अब शायद उनको थोड़ा बहुत एहसास हो जाए, अगर उनको अभी कोई कहीं से मौका मिले
अपने मामलात को दोबारा जो है अपने देखें, इस्लाहत का अमल हर वक्त जारी रहता है। आप अपने इस्लाह कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। गलतियों से इंसान भरा हुआ है, सीखता भी है, और इंसान जो है गलतियां जो है वो रोजाना करता है, रोजाना की बुनियाद पर वो सीखता भी है। तो अगर अब तनवीर इलियास साहब को अगर ये ठोकर लगी, हो सकता है इसके बाद वो बेहतर एक पार्लियामेंटेरियन बन के सामने आए या बेहतर सियासतदान बन के सामने आए। अलबत्ता इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन भी मुतहरक हो गई है, और PTI की जो पार्टी, पार्लिमानी पार्टी को इमरान खान साहब की जानब से भी बुलाया जा रहा है ज़मान पार्क में। लेकिन मेरी इतला ये है कि अब ज़मान पार्क के जो हाथ से ये गेम निकल चुकी है। ये गेम अब उन लोगों के हाथ में चली गई है जो इस रियासत को उसके मुताबिक, डगर के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासर आरफ, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसी फ़ज़ा डेवलप हो गई है, अब सारी नज़रें मरकूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है। और वज़ीर आज़म हो सकता है आज या कल अपील करेंगे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़। तो अब तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट की जानब। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको अपडेट रखेंगे। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।